जनसंचार माध्यम। संचार का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई बात होती है और उस बात के माध्यम से कोई विचार, कोई भावनाएं और कोई सूचना एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं संचार। तो परिभाषा बनती है कि संचार किसे कहते हैं। लिखें प्रश्न। पेज नंबर 3 में आपको पहले पैराग्राफ में ही इसका उत्तर मिलेगा। लिख लिया प्रश्न, संचार किसे कहते हैं। तो संचार लिखा है, संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ प्रश्न लिखना है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। तो संचार के प्रकार दिए हैं, एक है मौखिक, दूसरा अमौखिक, फिर अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। 6 हैं समूह संचार और जनसंचार। संचार का ही एक प्रकार है, ध्यान रखना है, जिसे कहते हैं जनसंचार। अगला प्रश्न लिखो, संचार की परिभाषा लिखते हुए महत्व बताइए। पेज नंबर भी 4 है और पैराग्राफ भी 4 है। इसमें लिखा है कि परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं। जब हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं तो संचार ही एक माध्यम है और उसी के माध्यम से हम रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। घर में भी हमें कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए भी हम इसी का उपयोग करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अगर गौर से देखा जाए तो सभ्यता का विकास इसी के साथ हुआ है। चाहे भाषा हो, चाहे लिपि हो, एक किसी भी माध्यम से मूल उद्देश्य रहता है हमें अपने संदेश का आदान प्रदान करना। हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई हमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को हम समझें, हमारी बात को वो समझे, और इस आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। तो ये परिभाषा होगी। और जो अगला पैराग्राफ है 5वां, लिख लो, इसी में लिखना है। संचार की परिभाषा और महत्व में ही इसको लिखना है। तो इसमें दिया है कि संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोन, इसके माध्यम से संचार होता है। एक खबर दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो उसके लिए हम टेलीफोन का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, फैक्स मशीन है उससे हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न और सिनेमा के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और यही सब संचार और जनसंचार के माध्यम हैं। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई। इसी में हमें एक 2-4 लाइन और जोड़ना है, एक पैराग्राफ और देख लें। पेज नंबर 5 का दूसरा पैराग्राफ, इसी प्रश्न के उत्तर में लिखना है। पेज नंबर 5, सबसे बढ़िया, पेज नंबर लिखो 5, पैराग्राफ लिखो दूसरा। उसमें दिया है कि संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये क्या हो गया, उसका महत्व हो गया। ये पूरा महत्व है, आगे की तरफ परिभाषा है। अब परिभाषा में और चीज़ें आप जोड़ सकते हो। इसी में जो तीसरा पैराग्राफ है, पेज नंबर 5 ही है और पैराग्राफ है तीसरा। इसकी परिभाषा के लिए शुरू में अपन ने क्या लिखा, थोड़ा समझाया संचार किसे कहते हैं, फिर क्या लिखा, उसका महत्व आ गया। अब संचार की परिभाषा आपको पहले लिखना है जो उसके बारे में है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। कैसे?
टेलीफोन के तार, टेलीफोन मोबाइल तार होता नहीं है, मगर हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। अब इसमें हम मौखिक भी भेज सकते हैं और लिखित भी भेज सकते हैं। हम चाहें तो सीधा बात कर सकते हैं, तो हो गया कैसा, मौखिक हो गया। और हम चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, वो कौन सा रूप हो गया, लिखित हो गया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्ति, अकेला तो कोई करेगा नहीं कुछ, दो व्यक्ति होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, यह सब संचार है, इसकी ये परिभाषा। इसी में आगे 5वें पैराग्राफ की आखिरी, 5वें पेज का आखिरी पैराग्राफ कि 3 लाइन लिख लो, उसमें कहीं लिखते जाओ जिससे आपको सुविधा, रफ काफी रखे हो ना, उसमें लिख लो। पेज नंबर 5 का आखिरी, संचार में ही लिखना है। सूचनाओं, 3 पंक्तियां हैं आखिरी की। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। एक और परिभाषा है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम हैं। संचार के तत्व लिखिए। इसके तत्व हैं इसी पेज नंबर 6 में, पूरा पेज इसी में है। इसके तत्व हैं, स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। सबसे पहले क्या चाहिए, स्रोत चाहिए। स्रोत का मतलब है कि हमें अपनी बात को किसी तक पहुंचाने का भाव मन में जागृत करना। हमारे मन में एक भाव आया कि हमें अपनी बात आप तक भेजना है, तो इसे कहते हैं स्रोत या संचारक। तो संचार के तत्व प्रश्न लिखा आपने, पहला हो गया इसका, मोटे अक्षर में लिखा है, आपको मिल जाएगा। जो चाहो लिखना चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो। दूसरा है कूटीकृत कहते हैं या इनकोडिंग। यह संचार की दूसरी प्रक्रिया है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो। इशारा भी हो सकता है, वो कोई भी लिखित बात भी हो सकती है, मौखिक बात भी हो सकती है, मगर ये जरूरी है कि सामने वाला आपकी बात को समझे। आप हिंदी बोलते हो, इंग्लैंड का आदमी अंग्रेजी बोलता है, आप जब मिलोगे आप हिंदी में बोलोगे, वो अंग्रेजी बोलेगा, समझ में किसी के नहीं आएगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता है कि उसकी समझ में आना चाहिए। आप इशारे से समझाओ। अब इशारे से आप तो समझा रहे हो, मगर वो इशारा उसकी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर इनकोडिंग का तात्पर्य है कि आपका मित्र उस भाषा से परिचित हो जिसको आप संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक या इनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसे संदेश है उसके मुताबिक आपको बोलना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। कुछ लोगों के मन में एक भाव उठता है कि हमें अपनी बात ग्रुप में शेयर तो करना है, मगर हम भाषा नहीं जानते हैं, हम लिखना नहीं जानते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी भाव बना रहे, स्रोत तो है आपके अंदर, मगर इनकोडिंग आप नहीं कर पा रहे हो, तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी फिर तो दूसरा हो गया। तीसरा है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ से के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है जो भाव उसके अंदर हो। आप कुछ कहना चाहते हो, आप संदेश सही ढंग से लिख नहीं पाए, मैसेज आपने कुछ शब्द इधर के उधर कर दिए, पता नहीं उसने क्या समझा, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या होना चाहिए कि जो भाव हमारे अंदर हैं उनको लिखना भी सही आए और उसका भाव भी सही निकले, जिससे कि हम अपनी बात जो हमारे अंदर है वो हम सामने वाले तक पहुंचा सकें। ये है संदेश।
संदेश कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि संदेश कैसा होना चाहिए। अब आपने तो क्या लिखा, संचार के तत्व लिखे, आपने ये प्रश्न तो कहीं लिखा ही नहीं, तो उसमें क्या है कि संदेश कैसा होना चाहिए। तो यदि आपने संदेश को ध्यान से संदेश को लिखा है और समझा है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने में दिक्कत नहीं होगी कि संदेश स्पष्ट होना चाहिए, साफ और स्वच्छ अक्षर में होना चाहिए, सीधी भाषा होना चाहिए, जो जल्दी से समझ में आ जाए। ये बात इसमें लिखी है इस पैराग्राफ में। जहाँ आप पढ़ोगे, संचार के तत्व पढ़ोगे और जहाँ संदेश लिखा है वहाँ ये बात उन्होंने इसमें समझाई है। तो आसान होना चाहिए सामने वाले को समझने का। इसके बाद में संचार का तत्व है माध्यम। आप भेज किस माध्यम से रहे, उसे चैनल भी कहते हैं। किस चैनल से आप भेज रहे हो? आपके अंदर भाव उठा, आपने उसको इनकोडिंग कर ली, आपने संदेश भी बना लिया। अब भेज कैसे रहे उसको? चिट्ठी डाल रहे हो, मोबाइल से खबर भेज रहे हो, माध्यम समाचार पत्र से भेज रहे हो। माध्यम क्या है आपका? तो इसमें आपने जो शब्द चयन किया है उसको सही ढंग से पहुंचाना, उसके लिए टेलीफोन भी हम उपयोग कर सकते हैं। समाचार पत्र में आपने देखा हो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बड़े बड़े पेज आते हैं, वो सीधी खबर आपकी पहुंच जाती कि भैया इन्होंने हमारे लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो में भी आपने सुना होगा बहुत सारे संदेश आते हैं, फिर टेलीविज़न में भी बहुत सारी खबरें आती हैं, समाचार आते हैं, और इंटरनेट तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख अगर आ जाए कि संचार का तत्व कौन सा है, महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो क्या लिखोगे? इंटरनेट। अगर इंटरनेट के बारे में कुछ आ जाए तो वो इसमें आगे पढ़ेंगे और वो भी हमें लिखना है। फिर है अगला तत्व है रिसीवर, जिसने प्राप्त किया, रिसीव किया। आपने मैसेज किया, आपने कर दिया, मगर कोई होगा जो उसको रिसीव करेगा, तो उसे कहते हैं रिसीवर, या उसे कहते हैं प्राप्तकर्ता, या उसी को कहते हैं डीकोडिंग। जो बात आई है उसको हम समझ पा रहे हैं, हम जान रहे हैं, जो बात उसने कही है वो हमारी समझ में आ रही है, इसी डीकोडिंग कहते हैं। इसका अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। संदेश प्राप्त हुआ और जो संदेश प्राप्त हुआ उसमें जो अर्थ जो कहना चाहता है सामने वाला वो समझ में आ गया है, इसे डीकोडिंग कहते हैं। और इनकोडिंग मतलब इसका उल्टा, आपका लिखना, आप जो संदेश भेजना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं। उसकी भाषा का चयन आप सही ढंग से कर पा रहे हो। फिर है फीडबैक। फीडबैक, संदेश आपके पास तक आ गया, आया, आपने किसी के पास भेजा तो उसके पास तक पहुंच गया, मगर उस संदेश पर आपने या उसने जो प्रतिक्रिया दी उसे कहते हैं फीडबैक। मैडम ने कि फीस जमा करें, मैसेज भेज दिया, आपके पास पहुंच गया, आपकी समझ में आ गई और आपने उसमें ले दिया एस में। इसका मतलब है कि वो सारा काम सही हो गया, फीडबैक भी मिल गया, कल आके जमा कर देंगे, या अभी हमारे पास पैसा नहीं है, क्या 2 दिन बाद कर सकते हैं। तो आपने क्या दिया, जो मैसेज पहुंचा उसका आपने फीडबैक दे दिया, तो इसे कहते हैं फीडबैक। अब वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जो आपने खबर भेजी है उसके दोनों प्रभाव हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आखिरी तत्व है इसका, और तत्व के अलावा इसको हम कहेंगे रुकावट है संचार की। अलग से भी प्रश्न बनता है इसका, संचार की बाधा क्या है? तो संचार की बाधा है शोर, हल्ला और समस्याएं। जब कभी हम बात करते हैं मोबाइल में और बीच में खर 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 कुछ आवाज़ें आने लगती हैं तो हमारा जो संचार है, हमारी जो बात है वो ठीक ढंग से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। तो इसके लिए शोर किसे कहते हैं, अलग से भी प्रश्न बनता है, आप चाहो तो लिख लेना। इसमें 7 नंबर पेज में है, वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को शोर या नॉइज़ कहते हैं। याद भी रखना, नॉइज़ लिखा है कोष्टक में, जब आप किताब आपके पास आएगी। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है,
यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है और भौतिक हो सकता है। 3 प्रकार का। अगर शोर कितने प्रकार का होता है तो 3। क्या क्या? मानसिक, तकनीक और भौतिक। इसके कारण जो संदेश है आपका वो मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो फिर हमारी बात संचार ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संचार के प्रकार कितने हैं? संचार के प्रकार कितने हैं या संचार के प्रकारों के बारे में समझाइए। पेज नंबर 7 का आखिरी पैराग्राफ, 2 लाइन इसमें हैं जो लिखना है वो है, संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। ये है संचार के प्रकार। संचार के प्रकारों की चर्चा भी पहले भी हुई थी, याद है? कितने बताए थे? 6 बताए थे। पहले 4 बोल रहे थे ना, कितने होते हैं? 6 होते हैं। संचार के प्रकार 6, पेज नंबर 8 में पूरे में इनको समझाया गया है। जैसे कभी आप बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है इस किताब में, आपके पास जब किताब आएगी आप पढ़ते चले जाओगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी बातें ऐसे ही समझ में आएंगी। देखो इसका जो लिखा है वो हम पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है, जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी एक क्या है? संचार है। आपने बात की और उसकी समझ में आ गई और उसने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इसे कहते हैं सांकेतिक संचार। अब छोटी छोटी बातें हैं, निशान लगाना, और हम भले ही प्रकार के अंतर्गत समझ रहे हैं, मगर परीक्षा में यदि आ जाए 2 नंबर का प्रश्न कि सांकेतिक संचार किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे उसमें, मित्र को इशारे से अपनी बात समझाना ही सांकेतिक संचार है। अब मित्र ही नहीं हो सकता, वो कोई भी हो सकता है ना? मान का जल्दी आओ, मुँह से बोला नहीं आपने इशारा कर दिया, वहाँ समझ में आ गया कि थोड़ा रुकना है हमें, तो वो कोई भी हो सकता है। हम मित्र की जगह हम लिखेंगे किसी को भी इशारे के माध्यम से समझाना ही सांकेतिक प्रचार है। फिर है जो पहला जिसके बारे में आपने पढ़ा था, मौखिक संचार। तो मौखिक संचार से तात्पर्य है हम हाथ भी जोड़ रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं और मुँह से आवाज़ भी निकाल रहे हैं, नमस्ते, प्रणाम, तो इशारा भी कर रहे हैं और साथ में, तो इसे कहते हैं मौखिक संचार। और दूसरा होता है अमौखिक संचार। जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आँखों, अपने चेहरे, अपने हाथ की गति और स्वर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। यानी मौखिक भी हम रहते हैं और साथ में अमौखिक भी होते जाते हैं, बात भी करते जा रहे हैं और साथ में इशारा भी करते जा रहे हैं। तो मौखिक के साथ क्या कर रहे हो आप? अमौखिक का भी सहारा ले रहे हो। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम खुश हो रहे होते हैं तो हम बोल कम पाते हैं और हाथ पांव चेहरे से ज़्यादा भाव निकलते हैं, तेज तेज चलेंगे, हो सकता है आंसू निकल पड़े। खुशी में देखा होगा सबने, बहुत खुश हो जाते तो दूसरे को पीठ में थप्प कर दें, पता ना, जबकि वो थप्प का कोई मतलब ही नहीं, मार रहा सीधा तुम उसको, मगर खुश हो रहे हैं एकदम, अरे वाह। दोस्तों के बीच होता है ऐसा। तो ये अमौखिक संचार है जिसके माध्यम से अब हम समझ जाते हैं ये बड़ा खुश है, इसको अब छोड़ो, अब कल देखेंगे। तो खुशी में, दुख में मुंह लटका लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है, रोने लगते हैं, बोलते तो कुछ नहीं है, तो अमौखिक संचार हो गया। प्रेम में और डर में क्या होता? कांपने लगते, शरीर बेहोश हो जाते, चक्कर आने लगते,
तो ये सब मौखिक और अमौखिक दोनों समझे, और इसमें से थोड़ा थोड़ा लिखना है। फिर है इसके बाद में अंतः वैयक्तिक। जब आप अकेले में होते हैं तो आप अकेले बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। अब यहाँ कौन होता है? आप अकेले होते हो, खुद ही सोच रहे हो और खुद ही से कह रहे हो अब ऐसा नहीं करना। खुद ही से सो कह रहे हो गुड़ खा लिया, देखो कल दिक्कत, अब कल से रोज नहीं खाना। दूसरा नहीं हुआ, खुद ही कोई समझा रहे हो कि ऐसा गलत हो गया, फुल्की खा ली, देखो पेट दुख रहा, आप कल से नहीं खाना, समोसा आप नहीं खाना। यानी खुद से ही कह रहे हो, अच्छी बातें भी कह रहे हो और बुरी बातें भी कह रहे हो। तो इस प्रक्रिया को जहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है, इस संचार प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति है, खुद ही हो, इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। ये कब होते हैं? जब हम पूजा कर रहे होते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, यह ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपने आप में होते हैं और इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक दूसरा, एक है अंतःवैयक्तिक और एक है अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर से मात्र है जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करते हैं, आमने सामने अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक। आया समझ में? कठिन नहीं है, देखने में बड़ी कठिन लगेगी, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे एकदम सरल होती जाएगी। कोई भी किताब हो, हिंदी तो एकदम, चाहे आरोह हो, चाहे वितान हो, और चाहे अभिव्यक्ति और माध्यम हो, देखने में बड़ी कठिन कठिन सी लगती है। कहाँ समझा दिया इसमें, हिंदी पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, लग रहा है ऐसे में। अभी तक हिंदी के नाम से हम कहानियाँ पढ़ते थे, निबंध पढ़ते थे, व्याकरण, कविताएं और ये सब। अगर अब पहली बार, क्योंकि एनसीईआरटी कोर्स हो गया है, तो इसमें हम नवीन और अभिव्यक्ति और माध्यम सबसे महत्वपूर्ण किताब है, इससे आपको बहुत सारी जानकारी और नॉलेज मिलता चला जाएगा। तो आपने देखा, अभी हमने जब नाम लिया अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, लगा कहा भला है। अब जैसे सरल हो गया, अंतः मतलब अपने आप से बात करना, और अंतर मतलब दो लोगों के बीच बात करना। कितना सरल हो गया, हम लिख भी सकते हैं, ये लिखना नहीं छोड़ना तुम लोग। तो अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं, रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, परिवार और समाज में रिश्ते बनाते हैं, नौकरी में इंटरव्यू देते हैं, और आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आपकी बात सामने वाले की समझ में आ जाती है और आपको नौकरी मिल जाती है। इसका मतलब है कि आपका संचार माध्यम बहुत अच्छा है, आप अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से समझा पा रहे हैं। तो इसे अंतर्वैयक्तिक के माध्यम से ही होता है। जब दो लोगों के बीच बात होती है, कोई प्रश्न आपसे किया जाता है, आप उसका उत्तर देते हो, इसे इंटरव्यू कहते हैं। इसके बाद में तीसरा है समूह संचार। एक तो हो गया मौखिक अमौखिक, एक हो गया अंतःवैयक्तिक, एक हो गया अंतर्वैयक्तिक, तीन, और जो हो गया समूह संचार। जैसे इन्होंने क्या किया है, मौखिक अमौखिक एक, अंतःवैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक दो, और तीसरा हो गया समूह संचार। एक समूह में बैठकर आपस में बातें करना, हम 10 लोग बैठ जाएं और एक विषय पर डिस्कशन करें, चर्चा करें, जिसे कहते हैं समूह संचार। जैसे कि नाम है, विचार विमर्श करें किसी विषय को लेकर, आपस में चर्चा करें। अगला है जन संचार, मोटे अक्षर में लिखा है, ये आपको जैसे मिलेगा तो आपको समझ में आने लगेगा नोट क्या क्या करना है। फिर है जन संचार, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, जैसे आप एक समूह हो और हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हो गया समूह संचार, समूह में बात करना। अब और सुनो, हम तकनीक के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें दो बातें आती हैं, एक संचार है और एक जन संचार है। संचार के बारे में हमने पढ़ा है, अब आ रहा है जन संचार, जिसके बारे में बहुत सारा भाई पढ़ने को मिलेगा। तो जन संचार में क्या होता है, हम किसी यंत्र के माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से, हम अपनी बात को कहाँ तक भेज रहे हैं, पूरे जन समुदाय तक, जहाँ चाहे वहाँ तक हम उसको भेज सकते हैं। विदेश में भी उसको देखा जा सकता है। आपने यदि
जैसे कि अपने यहाँ आप लोगों ने कुछ अपने वीडियो देखे होंगे, पथिक देखा, मान लो पथिक का वीडियो देखा, नोट भी किया, मीरा का देखा। वो जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है ये पूरे विश्व में देखा जा सकता है, जो चाहे उसको देख सकता है, विदेश के भी और देश के भी। उसको डालेंगे जैसे ही तो वो सब देखने को मिलेगा। आप भी देखेंगे, अगर आप कभी डालें कुछ भी देखना हो आपको, तो ये जरूरी नहीं कि आपको देश का ही मिले, विदेश का भी आपको उसमें मिलने लगेगा। अमेरिका में बैठा आदमी कुछ डाल रहा है अमेरिका के बारे में और हम उसको यहाँ बैठकर देख सकते हैं। तो जब आप डाल रहे हो तो उसको भी कोई भी देख सकता है। तो इस प्रकार जो हम अपनी बात को बहुत बड़े क्षेत्र में किसी यंत्र के माध्यम से भेजते हैं उसे कहते हैं जनसंचार। और जनसंचार संचार का एक प्रकार है। तो विशाल समूह को, बहुत बड़े समूह को, बहुत बड़े क्षेत्र को हम जब अपनी बात समझाते हैं तो वह जनसंचार कहलाती है। अब ये कैसे पहुंचती है? अखबार के माध्यम से। एक अखबार निकलता है मगर बहुत सारे क्षेत्र को वह बात पहुंच जाती है उनके पास। ऐसे ही रेडियो चलता है, तब भी टीवी चलती है तो टीवी के माध्यम से भी वो बात, सिनेमा के माध्यम से भी और इंटरनेट के माध्यम से भी बात सब तक पहुंच जाती है। अब है इसके बाद एक प्रकार हो गए यहाँ तक। इसके बाद में है जनसंचार की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न लिख लें, जनसंचार की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 9 में जनसंचार की विशेषताएं दी हुई हैं। इनको यदि आप चाहें तो बिंदु बना के लिख सकते हो, पूरे एक पेज में है, पेज नंबर 9 में पॉइंट बना के भी कर सकते हो। 2-3 पॉइंट भी हमने अंडरलाइन किए हैं इसमें, और चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी लिख सकते हो। जैसे कि पहली विशेषता है इसकी, जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। तुरंत नहीं होगा क्योंकि आपने आज एक वीडियो अपलोड कर दिया इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, और शाम को देखोगे क्या हुआ, तो हो सकता है सालों लग जाए उसको, हो सकता है 4 दिन में भी। आपने कोई मैसेज डाला फेसबुक पे और सबको डाल दिया, हो सकता है शाम को उस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाए, हो सकता है कि 6 महीने बाद प्रतिक्रिया कुछ समझ में आए, है ना। तो फीडबैक जनसंचार में बहुत बाद में मिलता है, पहली विशेषता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, होगा व्यापक क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है, गरीब वर्ग भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, गांव का भी हो सकता है, पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, युवा भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं। इसको हम सार्वजनिकता भी कहते हैं। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। जो भेज रहा है, जैसे कि अपन लोगों ने कोई मैसेज भेजा और अमेरिका में बैठे आदमी ने देख लिया, तो हमारा और उसके बीच में कोई संबंध नहीं होता। ये दूसरी विशेषता है जनसंचार की विशेषताओं में। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता और दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। जो सबके हृदय में, सबके मन में जो भाव रहता है उनके प्रति वही सब जानते हैं, अलग से व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं जानता कोई। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल, गेट कीपर भी कहते हैं, आ सकता है अलग से। गेट कीपर किसे कहते हैं, द्वारपाल किसे कहते हैं, या सार्वजनिकता किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनते हैं उसी में। तो इनका हमें जरूर ख्याल रखना है साथ साथ कि हमें कुछ भी आ जाए हमसे बनना चाहिए। तो हमने यहाँ बता कि द्वारपाल किसे कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र को देखें, समाचार पत्र में किसी भी समाचार पत्र का नाम लो, चलो दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर में जो भी खबरें छपती हैं, जो भी खबरें छपेंगी
वो सीधी की सीधी नहीं छप जाएंगी आगे कि आपने भेजा और छप गया, आपने कोई कविता भेजी और छप गई। उसको देखने वाले कई लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं संपादक या संपादक मंडल होता है, जिसमें उप संपादक होते हैं और नीचे के और भी होते हैं। प्रूफ रीडर होते हैं, पूरा बन जाता है, फिर एक बार प्रूफ रीडिंग होती है, चेक होता है कोई गलती तो नहीं है। देखें द्वारपाल, द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है कि कौन सी सामग्री आगे जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। इसमें कौन कौन होते हैं? संपादक होता है, सहायक समाचार संपादक होता है, सहायक संपादक होता है, उप संपादक होता है, और ये निश्चित करते हैं कि क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। इसी तरह टीवी में और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं जो खबरों को छांटते हैं, क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आ सकता है ये प्रश्न कि जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की क्या भूमिका है, तो इसमें हमें 9 में जो पेज है आखिरी पैराग्राफ में हम जनसंचार की विशेषताएं तो लिख ही रहे हैं, ये आखिरी विशेषता है इसकी, मगर साथ में इस बात को भी ध्यान रखना कि द्वारपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे है? यह उनकी ही जिम्मेदारी है। देखो आगे 2 लाइन में स्पष्ट कर दिया है, 9 नंबर पेज की आखिरी 2 लाइन। जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। इन सारे नियमों पर चलकर ही उसको प्रसारित कर सकते हैं या उसका प्रसारण हो सकता है। तो ये क्या है? द्वारपाल की महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संचार के क्या कार्य हैं? संचार के कार्य लिखिए। तो संचार के कार्य 8 कार्य हैं जो पेज नंबर 10 में दिए हुए हैं। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं, निश्चय ही आप उसके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित हैं, जैसे कि कुछ हासिल करना या कुछ प्राप्त करने के लिए। पहला है संचार का कार्य कुछ प्राप्त करना, जैसे हमें अपनी माँ से भोजन मंगाना, तो हम भोजन प्राप्त करने के लिए क्या कहेंगे? भोजन दे दो। हुआ, कार्य हुआ संचार का। अपने मित्र से किताब मंगाना है, कॉपी मंगाना है, तो हम मंगाएंगे उससे। तो ये पहला हो गया, खंड बने हुए हैं, क्रम से लिखा हुआ है, कुछ प्राप्त करने के लिए। दूसरा है नियंत्रण करने के लिए। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हमें एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा हो गया नियंत्रण करने के लिए। तीसरा है सूचना, कुछ जानना है, या तो हमें कुछ पता करना है या हमें कुछ उसको बताना है, तो तीसरा हो गया सूचना। चौथा है अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी करते हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं तो संचार के माध्यम से हम अपनी बात, कविता लिखी हमने और दैनिक भास्कर को भेज दी, या जो भी समाचार पत्र है उसको भेज दी। अगर आपने अच्छी कविता लिखी है, वहाँ सब कुछ हो गया, इन लोगों ने छांटा, तो द्वारपालों ने सब सही कर दिया और छप गई, तो आपकी बात बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगी। अभिव्यक्ति। पांचवा है सामाजिक संपर्क। हमें समाज में संपर्क बढ़ाना है, तो इस संपर्क बढ़ाने के लिए हम संचार का उपयोग करते हैं। छठवां है समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आप कहीं नदी में नहाने गए और कहीं टापू पर पहुँचे और पानी एकदम से नदी का बढ़ गया,
और आपने फिर जी जान लगा के चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। ये चित्र भी दिया है किताब में। तो आपने अपनी बात क्या करने के लिए, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो संचार का ये छठवां कार्य। सातवां हो गया प्रतिक्रिया देने के लिए। किसी ने कोई मैसेज किया, आपने उसकी प्रतिक्रिया में कुछ कहा या मैसेज कर दिया, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, संचार का प्रयोग किया। तो संचार का सातवां कार्य। आठवां और अंतिम कार्य है भूमिका को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। आप शिक्षक हैं तो अपनी अलग भूमिका होगी, आप डॉक्टर हैं तो आपकी अलग भूमिका होगी, आप किसी की बेटी हैं तो वहाँ अलग भूमिका होगी। तो अपनी भूमिका को व्यक्त करने के लिए भी संचार का प्रयोग करते हैं। पापा आते हैं, जैसे पापा आते हैं हम वहाँ पानी लेके पहुँच जाते हैं, पानी पिएंगे, यानी हम अपने बेटी होने का उसमें अपना हक है जो वो हम अदा कर रहे हैं। तो संचार का ये भी कार्य है, हमारी जो भूमिका है बेटी की वो हम वहाँ पूरी कर रहे हैं, माँ की सहायता करके, माँ से कुछ बात करके। तो ये हो गए संचार के कार्य। और इसके बाद में है जनसंचार के कार्य। अब याद रखना, संचार के कार्य अलग हैं और जनसंचार के कार्य अलग हैं, क्योंकि संचार का एक प्रकार है जनसंचार। तो संचार के कार्य अपन ने देखे, अब जनसंचार के कार्य हैं। जनसंचार के कार्य हैं 6 पॉइंट बने हुए हैं, उनको वैसा ही लिखना है। जैसे कि पहला है सूचना देना, दूसरा है शिक्षित करना, जनसंचार के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है। तीसरा है मनोरंजन करना, हम टीवी, रेडियो, संगीत, टेप, मोबाइल, किताबें, इनके माध्यम से मनोरंजन भी करते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। एजेंडा तय करना, देश और समाज का एजेंडा तय करना। समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो वे घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो एजेंडा हो गया। अगला कार्य है जनसंचार का निगरानी करना, प्रमुख कार्य है निगरानी। सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी, कोई गलत कदम ना उठा रहा हो, कोई गलत काम नहीं हो रहा हो, कहीं अनियमितता नहीं हो रही हो, अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है इसके अंतर्गत जनसंचार के कार्य। और अंतिम जनसंचार का कार्य है विचार विमर्श के लिए मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। यानी जो भी आप बात कहना चाहते हो वो कह सकते हो। अगर आपने किसी समाचार पत्र को देखा हो तो समाचार पत्र में एक पेज रहता है संपादक पेज या संपादकीय पेज, उसमें बड़े बड़े से लेख होते हैं और नीचे पाठकों के लिए भी जगह रहती है। आप भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, सबके बीच में पहुँचाना चाहते हो, तो आप भी एक पत्र लिख सकते हो, वो पत्र वहाँ नीचे छपेगा और उस बात को सारे लोग पढ़ेंगे। तो विचार विमर्श करने के लिए एक मंच भी होता है और वह काम करता है जनसंचार।